हेलो गाइस, क्लियर एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में अपन एमपीपीएससी का जीएस पेपर 4 फिलोसफर्स थिंकर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स का जो अगला टॉपिक है, जो कि है रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, उसको अपन कवर करेंगे। मैं आपसे वही चीज़ दोबारा बोलूँगा, यूट्यूब पर या बाकी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़, एक घंटे की 2-2 घंटे की वीडियोज़ तक पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, लेकिन उतना ज़्यादा अपने एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। अपन इस वीडियो में उतना कवर करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है और उतना इनफ है। इसके बाहर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं द ग्रेट इंडियन पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। ये भारत का गौरव है, पूरे भारत को इन पर नाज है, और ये पहले और आखिरी रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसके बाद शायद ही कोई हो जो इनकी जगह ले पाए। इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इनको ऐसे ऐसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है कि बस अपन आगे पढ़ेंगे, इनके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, और इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि ये मेरी गारंटी है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इनके जो जन्म है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जो जन्म है वो 7 मई 1861 में हुआ। कहाँ पर? कोलकाता भैया, वेस्ट बंगाल। बंगाल की मिट्टी से निकले हैं ये। कहाँ पर है? ये रहा, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में इनका जन्म हुआ 7 मई 1861। ठीक है, याद रखना है, डेट इंपॉर्टेंट है। अब देखो, रविंद्रनाथ टैगोर के जो फादर थे देवेंद्रनाथ टैगोर, वो थे, ठीक है। इनके फादर देवेंद्रनाथ टैगोर थे, और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो एक काफ़ी ज़्यादा वेल्दी और एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी के घर में हर कोई टैलेंटेड था। मतलब कोई फिलोसफर है, तो कोई सिंगर है, कोई बहुत अच्छा पोएट है, कोई सोशल रिफॉर्मर है, किसी की नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो मतलब इनके घर में हर कोई टैलेंटेड था। और भैया इनका घर इतना बड़ा था कि मतलब इनके घर में ही 2-3 स्कूल खुल जाएं। तो स्कूल तो कभी गए नहीं, और जाए भी क्यों, इनके घर में ही सारे फिलोसफर्स, टीचर सब हैं। तो इनके जो भाई थे हेमेंद्रनाथ, उन्होंने इनको क्या क्या सिखाया, सुन लो अब ध्यान से भैया, क्या क्या सिखाया उन्होंने इनको। हेमेंद्रनाथ जी ने रविंद्रनाथ जी को स्विमिंग सिखाई, जिम्नास्टिक सिखाया, जूडो, रेसलिंग, ड्राइंग, एनाटॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लिटरेचर, मैथ्स, संस्कृत, इंग्लिश। बाप रे, मतलब मैं पढ़ते पढ़ते थक गया, इतने सारे नाम, और ये सीखते सीखते नहीं थके। अब ये तो गॉड गिफ्ट टैलेंट है इनमें कि इतना सब कुछ इन्होंने अपने दिमाग में स्टोर कर लिया, और हर एक चीज़ में ये परफेक्ट थे। लेकिन एक चीज़ थी कि इंग्लिश इनको ज़्यादा पसंद नहीं थी, मैंने कहा बेकार, मज़ा नहीं आया, ऐसा कुछ था। तो भैया काफ़ी वेल्दी फैमिली से थे। ये इनके फादर हैं देवेंद्रनाथ टैगोर जी, और ये हेमेंद्रनाथ, जिन्होंने इनको ये सारी चीज़ें सिखाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। इनके कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं, इनको देख लेते हैं। इनकी जो पहली पोयम थी वो पब्लिश हुई अमृता बाजार पत्रिका में। कब? 1875 में। अब इनकी पहली पोयम कौन सी थी वो बताना भैया, थोड़ा काम आप भी करो, ठीक है, नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, मैं लिख देता, लेकिन ये आपका होमवर्क है, आप मान लीजिए, ठीक है। उनकी पोएम भी थी द पोएट्स स्टोरी, मतलब एक कवि की कहानी कि वो कैसे सोचता है, कैसे लिखता है। जो कहानी थी द पोएट्स स्टोरी, इनको उन्होंने भारती में पब्लिश किया, भारती मैगजीन में। और सबसे गजब बात, जो भारती मैगजीन थी वो इनके भाई ने ही स्टार्ट की थी, जिनका नाम था द्विजेंद्रनाथ टैगोर। थोड़ा टंग ट्विस्टर नेम है, लेकिन ठीक है, द्विजेंद्रनाथ टैगोर, ये है वो। ठीक है, मतलब इनके घर में सब लोग टैलेंटेड थे भाई, कोई ऐसा नहीं था जो कि जिसमें थोड़ा मतलब जो थोड़ा कमज़ोर हो, सब के सब टैलेंटेड। ठीक है, वो फिर इंग्लैंड भी गए, लेकिन वो फिर इंडिया लौट भी आए 1880s में। ठीक है, और वापस आकर के उन्होंने 2 वर्सेस लिखे बंगाली लैंग्वेज में, जो कि मतलब एक मान के चलिए एक टर्निंग पॉइंट था उनके लाइफ का। उन्होंने 2 वर्सेस लिखे, वाल्मीकि प्रतिभा और काल मृगया। ठीक है, थोड़ा काल मृगया, वाल्मीकि प्रतिभा और काल मृगया, ये 2 जैसे ही लोगों के बीच में गए,
भैया इनकी पॉपुलैरिटी तो ऐसे बढ़ी कि जैसे चाइना की पॉपुलेशन बढ़ रही है। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। देखो रुद्र चक्र जो इन्होंने कंपोज किया और जो कलेक्शन ऑफ पोएम इन्होंने कंपोज किया उसको एक टाइटल दिया गया, क्या? संध्या संगीत। थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें हैं, थोड़ा याद रखने की कोशिश करना, पढ़ोगे बार बार तो याद हो जाएगा, ठीक है। जो रुद्र चक्र और जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स उन्होंने बनाया उसको एंटाइटल किया गया किससे? संध्या संगीत से, ठीक है। वो 1819 में इंग्लैंड गए, ठीक है। क्यों गए भैया? लिटरेचर को समझने के लिए। इंडिया का लिटरेचर तो उन्हें पता ही था, हर एक चीज़ की नॉलेज थी। अब इन्होंने ये देखा कि यार यहाँ पे इंडिया में इतना शानदार लिटरेचर है, तो ये बाहर का लिटरेचर इतना फेमस क्यों है? तो वो समझने के लिए वो गए, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर गए? ये रहा वो इंग्लैंड, पता नहीं क्या था शेप है, भगवान जाने। खैर उनका एक फेमस वर्स भी है, क्या? चित्रांगड़ा, ठीक है। चित्रांगड़ा उनका काफ़ी ज़्यादा फेमस वर्स प्ले भी है जो उन्होंने कंपोज किया। वो एक, और मैं आपको बात बताऊँ, वो एक ऐसे व्यक्ति थे, उनको अगर दिख गया ना कि भाई ये आदमी बहुत नीडी है, ये आदमी बहुत बेसहारा है, इसको उठाना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जानबूझ के दबाया जा रहा है, ये उसके साथ उसी समय खड़े हो जाते थे। ना दाएं ना बाएं, सीधे उसके साथ खड़े हो जाते थे और डरते किसी से नहीं थे। देखो जो आदमी को ज्ञान मिल जाता है ना, वो डरना छोड़ ही देता है, ये बात मान लो, ठीक है। उनको इतना नॉलेज था, उनसे कोई डिबेट में जीत ही नहीं सकता था, आप उनसे कभी जीत नहीं पाओगे, ठीक है ना। आप मतलब लोग उल जलूल बातें करते थे, वो ऐसी बातें करते थे कि लोगों ने कभी सुनी नहीं होती थी वो, तो लोग भैया उनके सामने बिल्कुल हार मान लेते थे कि भैया हैंड्स अप, आप ही सही हो, हम तो न जाने किस दुनिया में जी रहे हैं। तो ऐसे थे भैया वो कुछ। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में, 1901 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना कर दी। स्थापना नहीं करी उन्होंने, स्टार्ट किया शांति निकेतन को, और उन्होंने इसको एक्सपेंड किया क्योंकि उनका विज़न था कि उनको विश्व भारती यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी टाउन को बनाना है, ठीक है। तो ये उनका विज़न था। शांति निकेतन को, मैं आपको एक बात बताऊं, शांति निकेतन को एक्चुअली उनके फादर ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। उनके फादर जो थे देवेंद्र नाथ टैगोर, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको एक प्रॉपर शेप दिया और इसको प्रॉपरली एक्सपेंड किया, जो कि उस समय पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि अंग्रेज लोग बोलते थे कि भैया हमारी वेस्टर्न एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ये तो ठहरे भैया, अच्छा तुम बहुत फैंटम बन रहे हो, ये सुनते नहीं थे किसी की भी। उस समय पर इनके ऊपर प्रेशर भी था अंग्रेज़ों का कि अरे ये कैसे कर रहे हो, ये तो मतलब ये तो हमारे पॉलिसी के खिलाफ है, ये सब उटपटांग बातें करने वाला काम था अंग्रेज़ों का। तो इन्होंने सबकी बोलती बंद कर दी, सब चुप, कोई नहीं बोला, ऐसे इन्होंने सबकी बोलती बंद कर दी एक बार में। रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या है ना, एक मतलब ज़मीन का टुकड़ा मिला था। अब देखो शांति निकेतन जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है, और कहाँ पर है? ये कैलकाटा से 180 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना, एक गाँव में है। अब मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि उन्होंने गांव में क्यों गांव में क्यों ये ज़मीन लेकर के इसके ऊपर शांति निकेतन की स्थापना करी। चाहते तो कलकत्ता में ही कर लेते थे, लेकिन 180 किलोमीटर दूर जाने की क्या ज़रूरत थी? इसके पीछे रीज़न है, बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है ना। और शांति निकेतन को ही क्या बोलते हैं? एडोब ऑफ गॉड, मतलब भगवान की जगह, ठीक है, जहाँ पे आपको शांति मिल सके। और शांति कहाँ मिलेगी? जहाँ भगवान होंगे। तो उन्होंने इसका नाम एडोब ऑफ गॉड रखा। और ये जो ज़मीन थी शांति निकेतन की, जो ज़मीन थी, ध्यान से सुनना, शांति निकेतन की जो ज़मीन थी वो इनको अलॉट इस बेस पे की गई थी कि आप इस पर रिलीजियस और स्पिरिचुअल काम ही करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे आप। तो इनको मिल गया, इनको भैया बिल्कुल नो बॉल पर छक्का मार दिया कि हमको तो भैया रिलीजियस और स्पिरिचुअल पर्पस के लिए ही चाहिए, ठीक है ना, हम तुम्हारी तरह बकलोल बना नहीं करते, ठीक है। तो उन्होंने ये ज़मीन ली। अब लेकिन क्या था ना, देखो ये ऐसे व्यक्ति थे, ये सब छोड़ चुके थे, अपने परिवार की धन संपत्ति सब छोड़ चुके थे, बिल्कुल अलग थलग हो चुके थे, ठीक है ना। तो अब इनको भैया भारत की जो एंशिएंट नॉलेज है उसको रिवाइव करना है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर आ रहा है यहाँ पर, वेस्टर्न कल्चर को भगाना है दोबारा से। और इनको शांति निकेतन जैसे जो सबसे बड़ा प्लान था इनका, इसको सक्सेसफुली अप्लाई करना है। तो इन्होंने क्या किया? अब फंड तो थे नहीं भैया, बिना पैसे के तो थोड़ी कुछ चलेगा। तो इन्होंने अपने जो पोएम की जो कॉपीराइट थे ना, वो तक बेच दिए थे इन्होंने।
यार मतलब ऐसी चीज़ें सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो जिसमें बहुत हिम्मत हो। ये चिरकुट लोगों की बस की बात नहीं है कि नहीं। इन्होंने दूसरों को उठाने के लिए अपनी जो उन्होंने मेहनत से कमाई गई जो चीज़ें थी उन सबको बेच दिया। ऐसे अब इनके बारे में क्या बोल सकते हैं बताओ। ये कुछ शब्द नहीं बचते, बस ये है ना। देखो ये है शांति निकेतन, ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, 180 किलोमीटर दूर, ठीक है, कैलकाटा से। क्यों लिया भैया इन्होंने इतना दूर, इसके आसपास देखो क्या है, हरियाली है ना, इन्वायरमेंट अच्छा है। लेकिन सिर्फ इतना मकसद नहीं था उनका, इनका मकसद और बड़ा था। मैं आगे बताऊंगा आपको क्या था मकसद। अभी आप सिर्फ उसको पिक्चर को अच्छे से देखो, ठीक है, इसको देख लो, मन में बसा लो बस। अब यार कुछ बहुत सैडेस्ट ईयर आए उनका जीवन में। 1902 से लेकर 1907 ये जो कुछ साल थे ना, इनके लाइफ के सबसे उदास जो थे वो साल थे। क्योंकि इन कुछ सालों में इन्होंने अपनी पहले तो पत्नी को खो दिया, फिर अपने भाई को खो दिया, अपने फादर को और अपने एक बेटे को। ये इन चारों को खोने के बाद वो मतलब बिल्कुल टूट से गए थे। और अपनी वाइफ से ये कुछ मतलब थोड़ा अटैचमेंट में थे। तो इनकी वाइफ का नाम क्या था पता है किसी को कि नहीं पता? नहीं पता, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। उनकी वाइफ का नाम था मृणालिनी देवी, ठीक है, मृणालिनी देवी। थोड़ा ये भी टंग ट्विस्टर नाम है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। उन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर, उनकी अपनी वाइफ की मेमोरी के ऊपर उन्होंने एक पोएम की सीरीज़ लिख दी थी। इसका नाम क्या था, स्मरण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लेना भैया, मैं तो बता रहा हूँ। एग्जाम में आया तो बोलना मत आपने बताया नहीं था, मैंने बता दिया, ठीक है। स्मरण उनकी जो पोएम की सीरीज़ थी उन्होंने अपनी वाइफ के लिए कंट्रीब्यूशन में लिख दी थी, मतलब उनके मेमोरी में लिख दी थी। तो अब भैया जन गण मन जो नेशनल एंथम है वो लिखा था हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। बाप रे, इनमें इतना दिमाग था कि बस पूछो मत यार। हर चीज़ में आदमी परफेक्ट कैसे हो सकता है, ऐसे थे। और इसको कब गाया गया, 26th एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बात याद रखना, ठीक है। जनगण मन को पहली बार कहाँ पे गाया गया था, 26th एनुअल सेशन में, INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ प्रोविंशियल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पबना। देखो इनको प्रोविंशियल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस जो कि हुई थी पबना में, उस तक का इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था कि भैया आप भी संभालो इसकी प्रेसिडेंटशिप, हम पे तो कछु ना होता। तो भैया इतना महान आदमी है, इतनी महान टीचिंग्स दी हैं, इतनी महान फिलॉसफी है, इनको आगे भी काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स मिले, अपन उनके बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब भैया वो यूरोप चले गए अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ऑन 13 नवंबर ही वॉन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर ऑन हिज वर्क गीतांजलि इन 1913। 1913 में इनको भैया नोबल पुरस्कार मिल गया इनके लिटरेचर वर्क पर, गीतांजलि पर। भारत के लिए इतना गौरव की बात थी कि अभी तक किसी भी भारतीय को नोबल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। और ये पहले ऐसे भारतीय थे जिनको नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो भी लिटरेचर में। भाई साहब मतलब इनके बारे में जितना बोले उतना कम। अब ये कुछ चीज़ें हैं, इनको देखो 3 जुलाई 1915 को इनको नाइटहुड अवार्ड दिया गया इंग्लैंड में। अब देखो मैं एक बात बताऊं, नाइटहुड अवार्ड कुछ नहीं है, मतलब कुछ मतलब सम्मान होता है इंग्लैंड में, जो बहुत बड़ा अवार्ड होता है ना, जिस आदमी में बहुत ज़्यादा उसका नॉलेज अच्छी हो, बहुत ज़्यादा टीचिंग्स उसकी अच्छी हो, फिलोसफर बहुत बड़ा हो, हर चीज़ की डेप्थ नॉलेज हो, तो उसको मतलब ये इंग्लैंड वाले सम्मान दे देते हैं। नाइटहुड के नाम से एक अवार्ड है, ठीक है, जो कि इंग्लैंड की तरफ से दिया जाता है किसी को भी। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो अंग्रेज थे ना, ये बड़े चालाक थे। इन्होंने सारे समाज को तोड़ा, हर चीज़ को बांटा, ठीक है। अब इनको क्या लगता था कि यार देखो अब भारतीयों को दोबारा से अपने चंगुल में फंसाना, तो क्या करें, एक काम करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है, नोबेल प्राइज़ के विजेता हैं ही वो, 1913 में उनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। अब एक काम करते हैं, भारतीयों की सिंपैथी लेने के लिए उनको भी अपना नाइटहुड अवार्ड दे देते हैं, ठीक है। तो अब भारतीयों को क्या लगेगा
कि भैया देखो अंग्रेज हमसे कितनी सिंपैथी रखते हैं, हमारे उन्होंने इतने बड़े जो पर्सनैलिटी उनको उन्होंने सम्मान दिया, मतलब अंग्रेज लोग हमारे बारे में सोचते हैं, ठीक है, ये उनकी चाल थी। लेकिन जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे वो समझ गए, अरे भैया ये तो कुटाट काम कर रहे हैं, तो ठीक है। तो नाइटहुड अवार्ड कुछ नहीं होता है, मतलब ऐसे ये बैठे रहते हैं ना, देखो जैसे इनके घुटनों में दर्द है, लेकिन तब भी इन्होंने कहा कि बैठो, चलो चुपचाप बैठो, चुपचाप यहीं भी बैठो, मैं तुम तलवार रखूँगी तुम मुस्कुराओ, ऐसे कुछ मतलब सम्मान देते होंगे भैया जो भी है। मैं अब क्या बोल रहा हूँ, देखो आप इनके रहन सहन पे बिल्कुल मत जाओ और ना जलो, भैया तुम्हारे ही पैसों पे मज़े कर रहे हैं ये, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, आपने मेहनत करी, आपने पैसा कमाया, एक आदमी आता है बंदूक की नोक पे आपसे सारा पैसा लेके चला जाता है और फिर बोलता है कि तुम तो गरीब हो। आज ये इंग्लैंड वाले सारा पैसा लेके भाग गए, ठीक है, और आज क्या बोलते हैं, इंडिया इज ए पुअर कंट्री। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी पुअर कंट्री, हमारे टुकड़ों पे पल रहे हो तुम यार, हमारे पैसों पे तुम ऐश कर रहे हो, ठीक है ना। वरना हमारा जो सारा पैसा था वो तुमने डेवलपमेंट में लगा दिया अपनी, अब बोलते हो कि इंडिया भैया डेवलप नहीं कर रहा है। अरे भैया कहाँ से करे, सब तो तुम लेके भाग गए। जब ये आखिरी में मतलब खाली करके जा रहे थे ना, जब अंग्रेज लोग जा रहे थे, तब भी अपने जहाज़ों में सोना भर भर के लेके गए थे। इतने भूखे नंगे लोग थे ये जो आज ये ऐसे रह रहे हैं, ठीक है, हट। लेकिन अब देखो इनको हमारा 1915 में इनको अवार्ड दे दिया गया नाइटहुड का, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। इसके 1919 में इन्होंने कांड कर दिया अंग्रेजों ने, जलियांवाला बाग मैसाकर, याद है कि नहीं, जलियांवाला बाग इन्होंने कांड कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वही अवार्ड के मुंह पे फेंक के मारा, मतलब 4 साल बाद नाइटहुड अवार्ड को रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया। अपना अवार्ड तुम ही धर लो, ठीक है ना, अपना अवार्ड को तुम ही धर लो, पुंगी बना लो, मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बताओ, एक तरफ अवार्ड दे रहे हो, अगले 4 साल बाद तुम लोगों की हत्या कर रहे हो खुलेआम, काय का अवार्ड देना, हटो। तो ये ऐसे कुछ अंग्रेज थे भाई साहब, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। देखो इनके जो कुछ व्यूज़ थे वो गांधी जी से थोड़े बहुत अलग थे। अलग कैसे, जैसे कि टैगोर जी जो थे वो ये भी कहते थे कि देखो वेस्टर्न कल्चर पूरी तरह से बर्बाद या बेकार नहीं है, हर कल्चर कुछ ना कुछ सिखाता है और हमको भी कुछ ना कुछ उससे सीखना चाहिए। लेकिन गांधी जी क्या कहते थे, भाड़ में जाए वेस्टर्न, हम इंडियन है, इंडियन कल्चर से ही चलेंगे। तो ये थोड़ी चीज़ें थी, ठीक है। और ये बोलते थे कि आइडियल वर्शिप भी ठीक है, लेकिन जो सोल एनलाइटमेंट है वो मस्ट है, वो होना ही चाहिए, उसके बिना आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी और ये हमारे बापू गांधी जी, है कि नहीं, और ये गांधी जी के सारे बंदर, मजाक कर रहा हूँ। अब देखो 1920 में वो दोबारा से वेस्ट में गए, उन्होंने अपनी टीचिंग्स से, अपनी स्पीचेस से सबको हिला के रख दिया। मतलब सारे लोग एक तरफ और ये एक तरफ, मतलब लोगों ने ऐसी बातें कभी सुनी ही नहीं थी जो ये बोलते थे, और इन्होंने बोलना शुरू किया नहीं और लोग बिल्कुल मौन होना शुरू हुए नहीं। इनका जो ये पहली लाइन बोलते थे ना, उसमें इतना डीप भी नहीं होता था कि आदमी भाई साहब बिल्कुल ही उधर ही सरेंडर, कुछ नहीं पता भैया अब, ठीक है। इन्होंने 30 से ज़्यादा कंट्री में मतलब गए, 5 कॉन्टिनेंट्स पे गए, जिसमें 30 से ज़्यादा कंट्री उन्होंने ट्रैवल करी, वहाँ पे हर जगह अपनी स्पीचेस दी। भैया इतने महान बनना आसान थोड़ी है, बहुत परिश्रम लगता है भाई साहब, ठीक है ना। अब एक काफ़ी सैड मोमेंट था जिसको सुन के मैं भी काफ़ी इमोशनल हुआ, काफ़ी मुझे बहुत बुरा लगा, गांधी जी को भी बहुत बुरा लगा, जब उन्होंने देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी जिनकी उम्र 60+ है, क्या है, जिनकी उम्र 60+ है, वो फंड कलेक्ट कर रहे हैं अपने विश्व भारती यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, वो भी कैसे, शोज़ करके। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि इतना महान है, जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, वो अपने जो यूनिवर्सिटी है, जो उसका जो सपना था कि मैं भारत की एंशिएंट लिटरेचर को बहुत आगे लेके जाऊं, उसको वो चलाने के लिए डांस म्यूज़िक परफॉर्मेंस देने पड़ रहे हैं, ठीक है। उसको म्यूज़िक सुनाना पड़ रहा है, उसको डांस करना पड़ रहा है, उसको ये परफॉर्मेंस देना पड़ रहे हैं। तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा कि यार ये तो सही नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि यार देखो, जो भी रिवॉल्यूशनरी काम करना चाहता है उसकी जेब में एक पैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन गांधी जी को यहाँ पर लगा कि नहीं यार, ये इनका गोल इतना बड़ा है कि बिना फंडिंग के काम चलेगा नहीं, और इनकी उम्र बढ़ती जा रही है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इनकी हेल्थ भी सही नहीं रहती। तो गांधी जी ने अपने एक फॉलोअर को कहा, सुनो इधर आओ, इनको 60,000 रुपये दो अभी इसी वक्त, ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने मना भी किया, लेकिन गांधी जी ने उनको मनाया कि नहीं, तो वो फाइनली वो मान गए, उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, वरना एक्सपेक्ट अभी भी नहीं कर रहे थे वो।
लेकिन उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, गांधी जी ने ज़बरदस्ती उनको दिए कि आप अपनी यूनिवर्सिटी चलाइए, ये यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने दिए, ठीक है। अब एक महान ऐसी बात जिसको सुनकर के आपको और गर्व होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी पर, कि जो 1940 में सर एम गुरियर थे जो चीफ जस्टिस थे इंडिया के, उन्होंने ऑक्सफोर्ड डॉक्टरेट से रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सम्मानित किया। मतलब ऐसा कोई सम्मान नहीं था जिन्होंने ना छोड़ा हो। ऑक्सफोर्ड डॉक्टरेट से सम्मान लेना 1940s में, वो भी एक ब्रिटिशर से, ये बहुत बड़ी बात थी और भारत के लिए बहुत गर्व की बात थी। आज हम देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर कितना अच्छा है, अरे नहीं है भाई, सबका कल्चर बढ़िया है, लेकिन जो तुम्हारा कल्चर है ना, वो ऐसा कल्चर है कि जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, ठीक है। अब जब उनको ऑक्सफोर्ड डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया, उसके 1 साल बाद इनकी डेथ हो गई, ठीक है ना। 7 अगस्त 1941 में इनकी डेथ हुई। इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली, ठीक है। आज़ादी से कुछ समय पहले ही इनकी मृत्यु हुई। काश ये आज़ादी अपनी आंखों से देख पाते तो ये बहुत खुश होते, लेकिन अब भगवान की जो मर्ज़ी है वही होता है। इनकी कुछ फ़िलॉसफी अपन पढ़ लेते हैं। देखो फ़िलॉसफी क्या थी। पहला, भगवान हर जगह है। आपने ये सुना होगा कि भगवान हर तरफ है, तो ये भैया इन्होंने ही बताया था, ठीक है ना। ये कोई बात हवा में उड़ के नहीं आई, इन्होंने ही बोली थी ये। गो टू वेदास, भैया वेदों की तरफ जाओ, वही आपका कल्याण कर सकते हैं। ये बाकी सब चीज़ें बेकार हैं। वेदास ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी पूरी लाइफ की मिजरीज को 1 सेकंड में ख़त्म कर सकती है, ठीक है भैया। वेदांत को फॉलो करो, अद्वैत वेदांत को फॉलो करो, ठीक है। कीप ऑन मेडिटेटिंग योरसेल्फ, अपने आप को मेडिटेट करने की कोशिश करो, मतलब मेडिटेशन में जाने की कोशिश करो। जब तक आप खुद को अंदर से नहीं समझोगे ना, आप बाहर क्या समझोगे। आप खुद को नहीं समझ पाए, इस नेचर को क्या समझोगे, ठीक है। और उनकी पोयम में गॉड का, भगवान का एक्सप्लेनेशन इतने सुंदर तरीके से होता था कि मतलब वो एक पोयम का जो स्टैंजा होता है उसको बोल भी देते थे और उसमें लोगों को भगवान की जो महत्वता है वो समझ में भी आ जाती थी। अब ऐसे तरह का पोएट तो भाई वो ही लिख सकता है जिसने खुद को और इस नेचर को अच्छे से समझा हो। वही ऐसी जो रचना है वही कर सकता है, ये पोयम होगी, ठीक है। उनका एक कहना और था कि भैया सूरज उगने से पहले उठ जाया करो। आज तो भैया कोई उठता ही नहीं, बहुत कम लोग जो उठते हैं। पुराने लोग जो थे वो मम्मी पापा वगैरह वो उठते हैं। अपन तो जो नई जनरेशन वो तो उठना ही भूल गई है, वो तो रात में जगती है, सुबह सोती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने एक चीज़ तो बोली कि जो डेथ है वो कोई आपदा नहीं है। ये सबसे महान इनकी जो बात थी वो मुझे लगी कि जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो कोई आपदा नहीं है, वो कोई कैलेमिटी नहीं है, वो सिर्फ आपका एक परफेक्शन है, ठीक है ना। वो आपका एक परफेक्शन है, वो कोई आपदा नहीं है। अब लास्ट में जो उन्होंने जो टीचिंग्स जो थी उनकी फिलोसफिकल, जो काफ़ी लोगों को अच्छी लगी, प्रभावशाली लगी। देखो इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना एक ऐसे एरिया में करी जो कि नेचर से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ था। क्यों? वो ये मानते थे कि अगर आपको क्रिएटिव लर्निंग बनानी है किसी भी विद्यार्थी में, उसको क्रिएटिव करना है, तो आपको उसको नेचर से, एनवायरनमेंट से जोड़ना पड़ेगा। वरना 4 दीवारी में आप उसको कितना भी पढ़ाते रहो, वो भले ही सब्जेक्ट को समझ जाए लेकिन वो क्रिएटिव नहीं हो सकता उस सब्जेक्ट में कभी भी। ये उनका मानना था। वो यही बोलते थे। इन्होंने इस वजह से शांति निकेतन में टीचिंग को एम्फेसाइज किया कि आप बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाइए, लेकिन आर्ट, म्यूज़िक और डांस को उसमें कोलैबोरेट करें। जब तक बच्चे इन सब चीज़ों से कोलैबोरेशन नहीं करेंगे ना, वो चीज़ नहीं सीख पाएंगे। उनका ये मानना था कि हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से जुड़ी हुई है। इंसान पहाड़ों से, पहाड़ नदियों से, नदियाँ हवा से, हवा मिट्टी से, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बस हमको वो कनेक्शन नहीं दिखता है। और अगर हम बच्चों को इस कनेक्शन को पढ़ा दें, उनको समझा दें कि इस चीज़ से ऐसे ये चीज़ कनेक्ट हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बन सकते हैं। तो ऐसे महान थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। फिलहाल ये लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जो भी उनकी टीचिंग्स थी, जो भी उनकी फ़िलॉसफी थी, उनके बारे में हर चीज़ अपन ने पढ़ी, उनको जाना, समझा। और जब वो उनकी डेथ हुई थी ना, तब वो 80 साल के थे, तब वो 80 साल के थे, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ऐसे मैंने बता दिया आपको, फैक्चुअल चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।
आपको हर एक चीज़ उनके बारे में समझ में आई होगी, जो भी उनकी महान टीचिंग्स थी, कितने महान थे वो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और आप अगर चाहते हैं कि मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाए, क्या है ना, देखो मैं भी थोड़ी सी इसके पीछे मेहनत करता हूँ, स्टडी करता हूँ, तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये कंटेंट अच्छा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बस एक बटन दबाना है आपको, थोड़ा है ना, मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक अगले महान फिलोसोफर के साथ।